Hello everyone, how are you? I hope you're fine and you're most welcome in 12th English Crash Course. Dear students, अभी तक हम लोगों ने क्रैश कोर्स की अगर बात करें तो अभी तक हम लोगों ने स्टोरी ऑफ इंग्लिश को कंप्लीट किया है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश को कंप्लीट करने के बाद हमने स्टार्ट किया पोएट्री सेक्शन को। बात अगर पोएट्री सेक्शन की करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कविता हम लोगों ने सेलेक्ट किया था उसका समरी हो चुका है। आई थिंक 10 कविता का ऑब्जेक्टिव्स हो चुका है। एक्सप्लेनेशन पिछले क्लास में हो चुका है। आज पोएट्री सेक्शन का अंतिम वीडियो लेक्चर होगा जहां पर हम लोग कंप्लीट पोएट्री सेक्शन से मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे। जी हां, आपका जो इंटर इंग्लिश है, इंटर इंग्लिश में जो बुक है रेनबो पार्ट 2 के अंतर्गत जो पोएट्री सेक्शन है उसमें टोटल 10 कविता है और वो 10 कविता से मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स को आज के क्लास में क्वेश्चंस को आज के क्लास में मैं आपके लिए लाया हूं। ये सभी क्वेश्चन को आपको समझना है, लिखना है, लिखने के बाद फिर इसको याद कर लेना है। यकीन मानिए आपका एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा पोएट्री सेक्शन से यहीं से पूछेगा। सो फोकस ऑन योर क्लास पर फोकस करें। काफी स्टूडेंट क्लास में फोकस ना कर चैट सेक्शन में समय बिताते हैं। मैं ऐसे स्टूडेंट को यह कहना चाहूंगा कि चैट सेक्शन में समय मत बिताइए, प्लीज क्लास को देखिए, एक एक प्रश्न को देखिए, क्योंकि पोएट्री सेक्शन से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यहीं से पूछा जाएगा। आइए पोएट्री सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द बिलव्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ। इसका पहले मतलब समझिए। कई ऐसा स्टूडेंट होता है जो प्रश्न का मीनिंग ही नहीं समझ पाता है, क्वेश्चन का मीनिंग ही नहीं समझ पाता है। अगर स्टूडेंट को क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ जाए तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर समरी में होता है। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, हाउ डज द बिलव्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ। प्रश्न है कि प्रेमिका जो है प्रेमी के जीवन को, प्रेमिका जो है वक्ता के जीवन को, प्रेमिका जो है कवि के जीवन को कैसे बर्बाद करती है या बर्बाद कर रही होती है। आपने कविता सुना होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कवि जब अपने प्रेमिका से बिछड़ने की बात करता है, उससे दूर जाने की बात करता है, तो उस क्षण उस घड़ी उसकी प्रेमिका मातम मनाने लगती है, रोने लगती है। तो कवि वहां पर अपने प्रेमिका को कहा था कि तुम मातम मत मनाओ, क्योंकि जब तुम मातम मनाती हो मुझे ऐसा लगता है मेरे शरीर से मेरा आत्मा निकल जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा था कि तुम रो मत, क्योंकि तुम्हारे जो आंसू हैं वो मेरे शरीर का खून है। क्या तुम मुझे मार डालना चाहती हो? क्या तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो? एक्चुअली प्रेमिका जो है बर्बाद नहीं करना चाहती है, बस कभी इमोशनली उसको ब्लैकमेल करता है। कभी इस तरह की बातें इसलिए करता है ताकि वो रोना धोना बंद कर दे। वैसे भी एक प्रेमी अपने प्रेमिका को दुख में नहीं देख सकता। जब उसको दुख में देखता है तो प्रेमी इमोशनली उसको ब्लैकमेल करता है कई तरीके से। नहीं, कई प्रेमी कहता है जब तुम रोती हो तो मुझे ऐसा लगता मैं मर रहा हूं, तो तुरंत प्रेमिका बोलती है मरे आपका दुश्मन, फिर सेटलमेंट हो जाता है। सेम यहां पर वही भावनाएं हैं। तो हाउ डज द बिलव्ड वेस्ट स्पीकर्स लाइफ, आपका पॉइंट है, समझिएगा। आंसर है आपका अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार द बिलव्ड वेस्ट स्पीकर्स लाइफ, प्रेमिका जो है कवि के जीवन को बर्बाद करती है बाय सिगिंग एंड वीपिंग, मातम मनाकर और रोकर। ही सेज, वह बताते हैं कवि, व्हेन हिज बिलव्ड मोर्न्स, जब उसकी प्रेमिका मातम मनाती है और विप्स या रोती है, इट सीम्स टू हिम, उसे ऐसा लगता है, हिज सोल विल कम आउट फ्रॉम हिज चेस्ट, उसके छाती से, उसका सीना से है ना आत्मा निकल जाएगा, एंड ही विल डाई, और वह मर जाएगा। तो याद रहे, इस तरीके से जो है कवि, इस तरीके से प्रेमिका जो है प्रेमी के कवि के जीवन को बर्बाद कर रही होती है। बस यहां पर इमोशनली ब्लैकमेल हो रहा है, जीवन बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं है। चलिए, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है
व्हाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड? आखिर कवि जो है अपने प्रेमिका से दूर क्यों जाना चाहता है? डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, कवि अपने प्रेमिका से बेइंतहा प्रेम करता है। कवि अपने पत्नी एनमोर से बेइंतहा प्रेम करता है, लेकिन उसे अब दूर जाना है। क्यों दूर जाना है? तो वो जानता है कि मानव मरणशील है। एक दिन मर जाएगा इंसान, मर जाएगा तो अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा वो तो परमानेंट जुदाई, मरने के बाद अलग हो जाएगा, तकलीफ होगी, लेकिन मरने के बाद पता नहीं चलेगा। इसलिए कवि चाहता है कि मरने से पहले जुदा होकर जुदाई के दर्द को महसूस करना है ना, किया जाए। तो याद रहे, एक्चुअली कवि अपने प्रेमिका से बिछड़कर जुदाई के दर्द को महसूस करना चाहता था, क्योंकि कवि जानता था हम मानव है, मानव मरणशील है, एक ना एक दिन मरना है। आंसर आपका इस प्रकार है, द पोएट वॉन्ट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, कवि अपने प्रेमिका से दूर जाना चाहता है, टू फील द पेन ऑफ सेपरेशन, जुदाई के दर्द को महसूस करने के लिए। ही सेज, वह बताते हैं, डेथ इज सर्टेन, मृत्यु निश्चित है। क्यों? तो बिकॉज, क्योंकि मैन इज मोर्टल, क्योंकि मानव मरणशील होता है। ही वॉन्ट्स टू अम्यूज हिमसेल्फ, वह खुद के साथ मजाक करना चाहता है। बाय डिपार्टिंग हिज बिलव्ड बिफोर डेथ, मृत्यु से पहले अपने प्रेमिका से जुदा होकर। तो मृत्यु से पहले अपने प्रेमिका से जुदा होकर कवि अपने साथ एक मजाक करना चाहता है, कवि एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर? वह क्या है जिससे कवि का यात्रा और भी तेज हो जाएगा? आपने कविता सुना होगा, तो वहां पर मैंने बताया था, कवि अपने प्रेमिका को कहा कि मैं तुमसे जो बिछड़ रहा हूं तो डरना मत। जिस तरह हर शाम में सूर्य डूब जाता है, सुबह निश्चित ही वापस आता है, मैं भी तुम्हारे जीवन से तो जाऊंगा, लेकिन निश्चित ही वापस आऊंगा, सूर्य की भांति। और सुनो, मैं सूर्य से भी ज्यादा पावरफुल हूं। मैं सूर्य से भी ज्यादा पावरफुल इसलिए हूं क्योंकि सूर्य के पास ना इच्छा है ना ज्ञान है, ना वो आधे रास्ते से वापस आ सकता। मेरे पास इच्छा भी है, ज्ञान भी है, मैं आधे रास्ते से भी वापस आ सकता हूं। तो याद रहे, कवि ने कहा कि मैं सूर्य से भी तेजी से गति करने के लिए पंख लगा लूंगा। तुमसे मिलने का इच्छा, मेरा ज्ञान और पंख, ये सब मिलकर मेरा मदद करेगा सूर्य से भी तेजी से गति करने में। तो आपका प्रश्न है, व्हाट विल मेक स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर? कवि के यात्रा को क्या है जो तेज कर देगा? आंसर है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, हिज डिजायर फॉर बिलव्ड, उसके अंदर जो इच्छा है अपने प्रेमिका के प्रति, हिज सेंस, उसका ज्ञान, एंड हिज एबिलिटी टू कम बैक फ्रॉम हाफ अवे, और उसमें जो योग्यता है आधे रास्ते से वापस आने का, विल मेक हिज जर्नी स्पीडियर, ये सब उसका यात्रा को क्या कर देगा? तेज कर देगा। ही कॉल्ड हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को कहा, क्या कहा है ना? ही कॉल्ड हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को कहा, मोर पावरफुल देन द सन, सूर्य से भी ज्यादा ताकतवर। तो उन्होंने खुद को सूर्य से भी ज्यादा ताकतवर कहा, और उन्होंने वादा किया कि वो सूर्य से भी तेजी से क्या करेगा? गति करेगा। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव? वह क्या है जो सूर्य के पास नहीं है? अभी मैंने बताया, सूर्य के पास ना इच्छा है, ना ज्ञान है, ना आधे रास्ते से वापस आ सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, ही इज मोर पावरफुल देन द सन, कवि के अनुसार वो सूर्य से भी है ना, कवि के अनुसार वो सूर्य से भी ज्यादा ताकतवर है। बिकॉज, क्योंकि ही हैज डिजायर एंड सेंस, क्योंकि कवि के पास इच्छा और ज्ञान दोनों है, while the sun does not have, जबकि सूर्य के पास नहीं है। He can also come back from half away, वो आधे रास्ते से भी वापस आ सकता, while the sun does not have, जबकि सूर्य जो है वो नहीं आ सकता है। तो याद रखेंगे, यहां पर आपको याद रखना है कि क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव, तो याद रहे, कवि के अनुसार वो सूर्य से भी ज्यादा पावरफुल है,
और वो कहता है कि मेरे पास इच्छा और ज्ञान दोनों है, जबकि सूर्य के पास ना इच्छा है और ना ज्ञान है, ना वो आधे रास्ते से वापस आ सकता। ये चारों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी वीडियो को पॉज करके या तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख लेना है इसको, ठीक है। तो हाउ डज द बिलव्ड वेस्ट स्पीकर्स लाइफ, मतलब प्रेमिका जो है कवि के जिंदगी को कैसे बर्बाद करती है। व्हाई डज पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, कवि अपने प्रेमिका से दूर क्यों जाना चाहता है। व्हाट विल मेक स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर, वह क्या है जिससे, है ना, कवि के यात्रा क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। तो व्हाट आर द थिंग्स दैट है ना दैट द सन डज नॉट हैव, वह क्या है जो सूर्य के पास नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए तो 4 नंबर तक हो गया, चलते हैं आगे हम लोग 5 नंबर में। चलिए आपका 5वां क्वेश्चन इस प्रकार है, इन व्हाट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड, वह कौन ऐसा तरीका है जिससे दो प्रेम करने वाले या प्रेमी जुड़े रहेंगे, हमेशा अलग नहीं होंगे। कविता जब आप पढ़ोगे तो अंतिम लाइन में लिखा हुआ है, अंतिम लाइन में है कि जब दो प्रेमी एक दूसरे को अपने हृदय में रखे, जब दो प्रेमी एक दूसरे को अपने दिल में रखे, तो ऐसे लोग कभी भी अलग नहीं होते। और ढेर सारी बातें हैं जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्या लिखा हुआ है, तो आपका आंसर इस प्रकार है, ट्रू लवर्स रिमेन यूनाइटेड टू कीप ईच अदर इन देयर हार्ट्स, मतलब सच्चे प्रेमी हमेशा जुड़े रहते हैं एक दूसरे को अपने हृदय में रखकर। लव हैपेंस विद द सोल, प्रेम आत्मा से होता है, एंड द सोल इज इमोर्टल, आत्मा अमर है, सो लव इज इमोर्टल, इसलिए प्रेम भी अमर है। ट्रू लव नोज नो डिस्टेंस, सच्चा प्रेम में जुदाई मैंने नहीं रखता है, या सच्चा प्रेम में दूरी मैंने नहीं रखता है, सॉरी, याद रखेंगे इसको। चलिए अगला प्रश्न है, व्हाट मेक्स अ मैन्स पावर फीबल, वह क्या है जो मानव को शक्तिहीन बनाता है। याद रहे मानव का समय और भाग्य के ऊपर नियंत्रण नहीं है। मानव का अगर अच्छा समय चल रहा हो तो मानव उसको कंटिन्यू या परमानेंट नहीं बना सकता। यही जो है एक तरह से इंसान को कमजोर बनाता है। आंसर है मैन्स पावर इज वीक, ना, मानव का शक्ति जो है वो कमजोर पड़ जाता है। बिकॉज इफ गुड टाइम कम्स, अगर अच्छा समय आता है, ही कैन नॉट मेक इट परमानेंट, क्योंकि वो उसको परमानेंट नहीं बना पाता। इट मीन्स मैन हैज नो कंट्रोल ओवर डेस्टिनी एंड टाइम, इसका मतलब इंसान का भाग्य और समय के ऊपर नियंत्रण नहीं है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, हाउ डू सिंगिंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर, मातम मनाना और रोना कवि को किस तरह प्रभावित करता है। आपने कविता को सुना, आपने सुना कि जब प्रेमिका रोती है, मातम मनाती है, कवि कहता है कि ऐसा लगता है मेरे शरीर से आत्मा निकल जाएगा, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा जो आंसू है वो मेरे शरीर का खून हो। तो यकीन मानिए जब प्रेमिका मातम मनाती है, रोती है, तो कवि प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है, यहां पर देखिए। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, when his beloved mourns, जब उसकी प्रेमिका मातम मनाती है, it seems to him, उसको लगता है कि his soul will come out from his chest, उसके सीने से, छाती से आत्मा निकल जाएगा, and he will die, और वह मर जाएगा। He also called his beloved tear his body's blood, उन्होंने अपने प्रेमिका के आंसू को अपने शरीर का खून भी कहा। चलिए अगला पॉइंट है आपका, What is the theme of the poem Song of Myself? Dear students, जब आप Song of Myself कविता पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि Song of Myself कविता का जो मुद्दा है वो भाईचारा पर है। जिस समय अमेरिका में काले और गोरों के बीच भेदभाव था, उस समय वॉल्ट व्हिटमैन ने उस कविता को लिखा था भाईचारा को एक तरह से भाईचारा कायम करने के लिए, जातिवाद को मिटाने के लिए। आइए लिखा हुआ है, द थीम ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता का जो थीम है
वो क्या है, तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, याद रखेंगे। इट ऑल्सो टीचेस अस हाउ टू लिव हैप्पी और फ्रस्ट्रेशन फ्री लाइफ। ये कविता आपको ये भी सिखाता है कि किस तरह इंसान खुशी खुशी और तनाव मुक्त जिंदगी जी सकता है। जी हाँ, तो इन सभी क्वेश्चन पर आप फोकस कर लेंगे, है ना। पांचवा क्वेश्चन था वो, इन व्हाट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड, वह कौन ऐसा तरीका है जिससे प्रेमी जो है हमेशा जुड़े रहे। व्हाट मेक्स अ मैन्स पावर फीबल, वह क्या है जो इंसान को कमजोर बनाता है। 7 नंबर में, हाउ डू सिंगिंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर, मातम मनाना और रोना कवि को किस तरह प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता का थीम क्या है, मुद्दा क्या है। चलिए, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लेंगे और याद भी कर लेना है। चलिए हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज की ओर। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व इन समर। गर्मी में कवि क्या ऑब्जर्व करता है। गर्मी के मौसम में कभी कहा था ना कि मैं भटकता हूं, रुकता हूं और गर्मी में उगने वाले घास के मस्तक, उसके नोक, उसके कांटा, उसके स्पाइक को देखता हूं। तो याद रहे, द पोएट वॉल्ट व्हिटमैन इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ऑब्जर्व्स द स्पीयर ऑफ समर ग्रास। तो याद रखेंगे, हमारा जो कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, इस कविता में वॉल्ट व्हिटमैन ने गर्मी में, समर है ना, गर्मी के मौसम में क्या देखा था, तो इस स्पीयर ऑफ समर ग्रास, याद रखेंगे, गर्मी में उगने वाली घास के स्पीयर को, कांटा को, मस्तक को देखा था। ठीक है, चलिए हमारा अगला पॉइंट है, क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। जी हाँ, नेचर को अगर चेक नहीं किया जाए, प्रकृति के विरुद्ध अगर नहीं चला जाए, तो प्रकृति हमें वास्तविक ऊर्जा देती है। लेकिन अगर हम प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे तो प्रकृति फिर हमारे लिए घातक साबित होगा। नहीं, आंसर है, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी मीन्स वी शुड नॉट अगेंस्ट नेचर, अदरवाइज इट विल बी हार्मफुल फॉर अस। तो नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी का मतलब होता है कि हमें प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। अगर हम प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे तो यह हमारे लिए हानिकारक होगा। वी मस्ट फॉलो नेचर एंड इट्स रूल, हमें प्रकृति और उसके नियमों का पालन करनी चाहिए, है ना। एंड इट विल प्रोवाइड अस रियल एनर्जी, और यह हमें वास्तविक ऊर्जा क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, प्रदान करेगा। आपका अगला पॉइंट है, व्हाट डज द पोएट वांट टू डू विद किड्स एंड स्कूल्स। मतलब कवि जो है किड्स और स्कूल्स के बारे में क्या बताता है। किड्स मतलब रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक विश्वास। स्कूल्स का मतलब सोचने का तरीका। कवि ने कहा कि ये जो धार्मिक विश्वास है ना, कभी कभी सोचने का तरीका को एबियंस, बाधित कर देता है। मतलब इंसानियत के लिए कभी कभी ये धार्मिक सोच जो है, ये रिलीजियस बिलीफ जो है, धार्मिक विश्वास जो है, इंसानियत को कभी कभी बाधित करता है। तो कभी इससे बचने के लिए कहा है, लिखा है, द पोएट वॉल्ट व्हिटमैन सेज किड्स एंड स्कूल्स क्रिएट डिवीजन अमंग अस। मतलब वॉल्ट व्हिटमैन बताते हैं कि ये जो धार्मिक विश्वास है ना, ये हमारे बीच एक तरह से बंटवारा करता है, डिवीजन करता है। सो वी कीप अवे फ्रॉम दिस, इसलिए इससे हमें बचे रहना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। मतलब कवि जब ये कहता है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका मतलब क्या होता है। तो याद रहे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। जी हाँ, जिस तरह से पेड़ों से पत्ते झड़ते हैं, धीरे धीरे पेड़ बंजर पड़ जाता है, लिफलेस हो जाता है, उसी तरह हमारा जीवन का भी एक एक दिन पत्तों की भांति झड़ रहा है, और एक दिन हम भी क्या हो जाएंगे, उम्र हो जाएगा, बुढ़ा जाएंगे और फिर मर जाएंगे। लेकिन क्या प्रकृति जो है वो थम जाएगा? नहीं, फिर हमारे जिस तरह से उस बंजर पेड़ में कोई और पत्ता आता है, उसी तरह हमारे जगह में कोई और जरूर आएगा। मिलना और बिछड़ना ये प्रकृति का क्या है, नियम है। क्या है देखिए, द पोएट है ना, W.H. Auden means that the leaves fall down from the tree and the tree becomes leafless. W.H. Auden बताते हैं कि पेड़ों से पत्ते झड़ते हैं, उसके बाद पेड़ क्या हो जाता है, पत्ताहीन हो जाता है। सेम एज, उसी प्रकार मैन ग्रोइंग ओल्डर एंड ओल्डर, इंसान बड़ा होता जाता है, एंड वन डे ही डाइड, और एक दिन वो मर जाता है।
नो वन विल रिमेन फॉर एवर, नो वन विल रिमेन हियर फॉर एवर, कोई भी यहां हमेशा के लिए नहीं रहेगा। मीटिंग एंड डिपार्टिंग आर द लॉज ऑफ नेचर, मिलना और बिछड़ना ये क्या है, प्रकृति का नियम है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हु आर द विस्परिंग नेबर्स, विस्परिंग नेबर्स है कौन? तो आप जब कविता पढ़ोगे नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, आपको पता चलेगा विस्परिंग शब्द का प्रयोग किया गया है मैसेंजर ऑफ डेथ, यमराज के लिए। नहीं, चलिए देखिए आंसर इस प्रकार है आपका, इन द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट द टर्म विस्परिंग नेबर्स इज यूज्ड फॉर द मैसेंजर ऑफ डेथ और यम। जी हाँ, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट कविता में W.H. ऑडेन ने विस्परिंग नेबर जो टर्म है इसका प्रयोग किया है यमराज के लिए, मैसेंजर ऑफ डेथ के लिए, मृत्यु के खबरी के लिए। अगला पॉइंट है हु प्लग्स अस फ्रॉम रियल डिलाइट, कौन है जो हमारी वास्तविक खुशियों को छीन लेता है? ऑफ कोर्स यमराज। आंसर क्या होगा इसका? तो इट इज विस्परिंग नेबर्स left and right who plucks us from real delight, they waste the joys of our life। जी हाँ, विस्परिंग नेबर यमराज ही हमारे इर्द गिर्द आकर हमारे खुशियों को छीन लेता है, और यकीन मानिए हमारे जीवन का जो सुख है, हमारे जीवन का जो एक तरह से जॉय है, खुशी है, उसको वो बर्बाद करने का काम करता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है 9 नंबर, व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व इन समर? तो याद रहे स्पाइक ऑफ समर ग्रास। व्हाट इज मींट बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी? तो नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी से आप क्या समझते हैं? अगला है व्हाट डज द पोएट वांट टू डू विथ किड्स एंड स्कूल्स? किड्स और स्कूल्स के बारे में कवि जो है क्या कहना चाहते हैं, है ना। व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से के माध्यम से कवि कहना क्या चाहते हैं? हु आर द विस्परिंग नेबर्स, विस्परिंग नेबर्स है कौन? हु प्लग्स अस फ्रॉम रियल डिलाइट, रियल डिलाइट है ना, छीनने का काम कौन करता है? चलिए तो स्क्रीनशॉट करके फिर इसको जो है आप लिख लेंगे, और लिखने के बाद आपको याद भी कर लेना है। अगला पॉइंट की ओर हम लोग चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार रहा, हाउ डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव? मतलब मृत्यु तक का जो हमारा अंतिम यात्रा है उसको कैसे हम लोग तय करते हैं? कवि लिखता है द पोएट W.H. ऑडेन सेज, मतलब W.H. ऑडेन कवि कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक ट्रैवलर्स, हम मानव जाति बिल्कुल यात्रीगण की तरह है, हु आर ग्रोइंग ओल्डर, जो बड़ा होता जाता है, मूविंग टुवर्ड्स ग्रेवयार्ड, और हम लोग कब्रिस्तान की ओर बढ़ते जाते हैं। Same as the leaves fall down from the trees and the trees become leafless, जिस तरह पेड़ों से पत्ते झड़ते हैं, एक एक पत्ता झड़ जाने के बाद एक दिन वो पेड़ जो है वो बंजर पड़ जाता है। अगला पॉइंट है व्हाट हैपेंस इन ऑटम? पतझड़ के मौसम में क्या होता है? आपने कविता पढ़ा होगा ओड टू ऑटम, वहां पर मैंने बताया था कि पतझड़ के मौसम में कुहासा होता है, पेड़ मीठे फलों से लदा होता है ना, और याद रहे सूर्य और पतझड़ के मौसम के बीच दोस्ती होती है, दोनों मिलकर ये योजना बनाता है किस तरह पेड़ों को मीठे फलों से भर दी जाए। याद रहे सेब और अंगूर इस मौसम का प्रमुख फल होता है ना। देखिए क्या है आंसर, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, जॉन है ना, अकॉर्डिंग टू द पोएट जॉन किट्स, कवि जॉन किट्स के अनुसार ऑटम इज द सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, पतझड़ का मौसम कुहासा वाला मौसम है और मीठे फलों से लदा मौसम है। ट्रीज आर फुल ऑफ स्वीट एंड फ्लेशी फ्रूट्स, पेड़ जो है वो मीठे और गुद्देदार फलों से भरा होता है ना। एप्पल्स एंड ग्रेप्स आर द मेन फ्रूट्स ऑफ दिस सीजन, याद रहे सेब और अंगूर इस मौसम का प्रमुख फल होता है। आपका एग्जाम में 10 नंबर का बाबू क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, नहीं 10 दिया रहेगा, 5 का आंसर करना है, प्रत्येक क्वेश्चन से आपको 2 मार्क्स मिलेगा, याद रहे, इसलिए इसका पढ़ना आपके लिए जरूरी है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटम एंड स्प्रिंग? पतझड़ का मौसम और वसंत ऋतु के बीच क्या अंतर है? याद रहे कवि ने क्या बताया कि पतझड़ के मौसम में गीत होता है, जबकि वसंत ऋतु में गीत नहीं होता है, क्योंकि पतझड़ के मौसम में जब पेड़ों से पत्ते झड़ते हैं एक दूसरे से टकराकर संगीत को जन्म देता है। आंसर क्या है? तो अकॉर्डिंग टू द पोएट जॉन किट्स, कवि जॉन किट्स के अनुसार ऑटम इज बेटर देन स्प्रिंग, ऑटम जो है पतझड़ का मौसम जो है वो वसंत ऋतु से ज्यादा अच्छा है, बिकॉज क्योंकि ऑटम हैज म्यूजिक,
क्योंकि पतझड़ के मौसम में म्यूजिक होता है, गीत होता है, व्हाइल स्प्रिंग डज नॉट हैव, जबकि वसंत ऋतु में गीत नहीं होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एपिटेफ? एन एपिटेफ है क्या? तो आपने पढ़ा होगा इस कविता को, नहीं? आपने देखा था कि एन एपिटेफ एक एलेजी था, एक कविता था। इस कविता में कवि पश्चिमी देश के सबसे सुंदर महिला का चर्चा किया है। फिलहाल यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एन एपिटेफ रेफर्स टू एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम इन द मेमोरी ऑफ डेड पर्सन। याद रहे, मृत की याद में कब्र के पास लिखी गई या मृत की याद में कब्र पर लिखी गई बातें, उसी को एपिटेफ कहा जाता है। यह बीबीआई क्वेश्चन में से पूछा जाता है, व्हाट इज एन एपिटेफ? तो आपको लिखना होगा, एन एपिटेफ इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम इन द मेमोरी ऑफ डेड पर्सन। तो मृत व्यक्ति के याद में कब्र पर लिखी गई बातें, एक्चुअली वही क्या कहलाता है जी? एपिटेफ कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिटेफ कहलाता है। तो इसका भी आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। पहला क्वेश्चन था, हाउ डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव्स। दूसरा है, व्हाट हैपेंस इन ऑटम। तीसरा है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटम एंड स्प्रिंग, है ना? अगला है आपका, व्हाट इज एन एपिटेफ? एपिटेफ है क्या? चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी? कवि के अनुसार सुंदरता क्या है? याद रहे, आपने पढ़ा होगा एन एपिटेफ, जिसमें वॉल्टर डिलामेर ने ब्यूटी के बारे में बात किया था, ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस। इस कविता के माध्यम से वॉल्टर डिलामेर ये बताना चाहते हैं कि सुंदरता क्षणभंगुर होता है, वो भी एक्सटर्नल ब्यूटी, बाहरी सुंदरता, वो टिकता नहीं है। टिकता क्या है? इंटरनल ब्यूटी, हमारे अंदर जो क्वालिटी होता है। तो यहां पर देखिए वॉल्टर डिलामेर कहते हैं, द पोएट वॉल्टर डिलामेर थिंक्स दैट एक्सटर्नल ब्यूटी डज नॉट रिमेन फॉरएवर व्हाइल इंटरनल ब्यूटी रिमेन्स फॉरएवर, सो वी शुड फोकस ऑन इंटरनल ब्यूटी। मतलब वॉल्टर डिलामेर कहते हैं कि बाहरी एक्सटर्नल ब्यूटी नहीं टिकता है, जबकि इंटरनल ब्यूटी हमेशा टिकता है, इसलिए हमें फोकस करनी चाहिए इंटरनल ब्यूटी पर। अगला प्रश्न है, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज एंड व्हेन आई करम्बल। आपने एन एपिटेफ पढ़ा होगा, तो कवि ने वहां पर कहा था कि व्हेन आई करम्बल हु विल रिमेंबर दैट लेडी ऑफ वेस्ट कंट्री। जी हां, पश्चिमी देश की वो जो महिला थी जो कब्र पर लेटी हुई थी, उसके कब्र पर जाने वाला इकलौता कवि था, इसलिए कवि को इस बात का डर था कि जब वो मर जाएगा तो उस महिला को कोई भी याद नहीं करेगा। तो यहां पर कवि जो है क्या मतलब, एंड व्हेन आई करम्बल का मतलब क्या होता है समझिए। एंड व्हेन आई करम्बल, हियर द पोएट वांट्स टू से व्हेन ही डाइज नो वन विल बी रेस्ट टू विजिट और रिमेंबर दैट लेडी ऑफ वेस्ट कंट्री। यहां पर वॉल्टर डिलामेर ने इस लाइन के माध्यम से बताया है कि जब वो मर जाएगा तो वो महिला जो पश्चिमी देश की सबसे सुंदर महिला है, जो कब्र पर लेटी हुई है, उसके कब्र पर कोई घूमने नहीं आएगा। अगला पॉइंट है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द सोल्जर। जी हाँ, द सोल्जर कविता को अगर आप सुने होंगे तो पाए होंगे कि द सोल्जर कविता जो है उसका मुद्दा, उसका थीम है देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म। तो याद रहे, द थीम ऑफ द पोएम द सोल्जर इज पैट्रियोटिज्म। द सोल्जर कविता का जो थीम है वो क्या है? पैट्रियोटिज्म है, याद रखेंगे। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोएट कॉल हिमसेल्फ द डस्ट ऑफ इंग्लैंड। कवि ने खुद को इंग्लैंड का धूल क्यों बताया? कवि ने खुद को इंग्लैंड का धूल इसलिए बताया क्योंकि कवि का मानना है कि इंग्लैंड ने ही उसे जन्म दिया, रूप दिया, आकार दिया, इंग्लैंड के गलियों में भटका, इंग्लैंड के फूलों से प्यार पाया, इंग्लैंड के नदियों में नहाया, इंग्लैंड के हवाओं में सांस लिया। इसलिए कवि का मानना है कि उसका शरीर उसका शरीर नहीं है, उसका शरीर इंग्लैंड का धूल है। तो कवि देखिए इसका आंसर क्या करता है कि द पोएट कॉल्ड हिमसेल्फ, है ना, द पोएट कॉल्ड हिमसेल्फ द डस्ट ऑफ इंग्लैंड बिकॉज इंग्लैंड बोर्ड हिम, शेप्ड हिम एंड मेड हिम अवेयर। कवि ने खुद को इंग्लैंड का धूल बताया क्योंकि इंग्लैंड बोर्ड हिम, इंग्लैंड ने उसे जन्म दिया, शेप्ड हिम, आकार दिया, एंड मेड हिम अवेयर, रूप दिया। इसलिए कवि ने खुद को इंग्लैंड का धूल बताया।
इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, समझ में आ गया होगा। व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी, व्हाट डज पोएट मीन व्हेन ही सेज एंड व्हेन आई ट्रेम्बल, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द सोल्जर, व्हाई डिड द पोएट कॉल हिमसेल्फ द डस्ट ऑफ इंग्लैंड, कवि ने खुद को इंग्लैंड का धूल क्यों बताया। आप अच्छी तरह से जानते हैं कवि ने खुद को इंग्लैंड का धूल इसलिए बताया क्योंकि इंग्लैंड ने उसे जन्म दिया, रूप दिया, आकार दिया। नहीं, इंग्लैंड के गलियों में भटका, इंग्लैंड के हवाओं में सांस लिया, इसलिए कवि ने खुद को इंग्लैंड का धूल बताया। चलिए अगला प्रश्न है, व्हाई डज द पोएट कॉल मैकेविटी अ मिस्ट्री कैट। आपने जब मैकेविटी द मिस्ट्री कैट कविता पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, क्वेश्चन है कि कवि ने मैकेविटी को मिस्ट्री कैट, रहस्यमय बिल्ली क्यों बताया। जी हाँ, ये जो मैकेविटी है ना, ये तरह तरह का घटना को अंजाम देता है, लेकिन कभी भी घटना स्थल पर पाया नहीं जाता, ना ही अपने पैरों का निशान छोड़ता है, इसलिए कवि इसको क्या कहा, मिस्ट्री कैट। The poet called Macavity a mystery cat because Macavity is never found at the scene of crime. He also does not leave any footprints at crime scene. तो याद रहे, कवि ने मैकेविटी को मिस्ट्री कैट कहा क्योंकि मैकेविटी कभी भी नहीं पाया जाता है घटना स्थल पर, ना ही घटना स्थल पर वो अपना फुटप्रिंट्स छोड़ता है, अपना सबूत छोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट कॉल मैकेविटी अ क्रिमिनल। कवि ने मैकेविटी को क्रिमिनल भी कहा, बिल्कुल। कवि जो है मैकेविटी को क्रिमिनल इसलिए कहा क्योंकि मैकेविटी किसी भी कानून को नहीं मानता, ना ही इंसान के कानून को मानता, ना ही गुरुत्वाकर्षण के नियम को मानता। मैकेविटी स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड पुलिस के लिए उलझन बन चुकी है, इसलिए उन्होंने क्रिमिनल कहा। इसका आंसर है द पोएट कॉल्ड मैकेविटी अ क्रिमिनल। कवि ने मैकेविटी को क्रिमिनल कहा बिकॉज, क्योंकि ही डज नॉट फॉलो एनी रूल्स, क्योंकि वह किसी भी नियम का पालन नहीं करता। ही हैज ब्रोकन ह्यूमन लॉ, उन्होंने इंसान के नियमों को तोड़ा, एज वेल एज द लॉ ऑफ ग्रेविटी, साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ा। ही इज बेफलमेंट फॉर स्कॉटलैंड यार्ड, वह स्कॉटलैंड पुलिस के लिए उलझन बन चुका है। चलिए अगला पॉइंट है, व्हाट डज द स्पीकर इन द पोएम फायर हिम सी इन द मॉर्निंग एट द घाट। जी हाँ, आपने अगर कविता पढ़ा होगा फायर हिम, तो आपने देखा होगा कि एक सुबह सवेरे कवि अपने फादर के साथ, पिता के साथ घाट में टहल रहा था, तभी अचानक एक दहकती हुई चिता को देखा। उस चिता में जो आग था, उस आग में क्रूर था, उसके उसका जो क्रूर लालीपन था वो मानव शरीर को तेजी से निगल कर राख में परिवर्तित कर रहा था। इसका आंसर देखिए इस प्रकार है, द स्पीकर केकेएन दारूवाला वाज वॉकिंग एट द घाट विद हिज फादर। मतलब कवि केकेएन दारूवाला घाट पर अपने पिताजी के साथ टहल रहा था। दे सॉ अ बर्निंग फायर, उन्होंने एक जलती हुई चिता को देखा। द फायर वाज स्वेलिंग ह्यूमन बॉडी, आग जो है मानव शरीर को निगल रहा था, एंड टर्निंग इनटू एसेस, और राख में परिवर्तित कर रहा था। दे सॉ द क्रूएल रेडनेस ऑफ फायर, है ना, उन लोगों ने आग के क्रूरता को देखा। नहीं तो हमारा अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोएट कॉल रेडनेस ऑफ फायर क्रूएल। कवि ने आग के लालीपन को क्रूएल क्यों कहा, क्रूर क्यों कहा, है ना, क्यों कहा। तो याद रहे, द पोएट कॉल्ड द रेडनेस ऑफ फायर इज क्रूएल बिकॉज, है ना, बिकॉज it was swallowing human body and turning into ashes, क्योंकि वो जो आग था ना, वो मानव शरीर को निगल कर राख में परिवर्तित कर रहा था। कवि ने आग के लालीपन को क्रूर इसलिए कहा क्योंकि वो आग मानव शरीर को निगल कर तेजी से राख में परिवर्तित कर रहा था। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन था, व्हाई डज द पोएट कॉल मैकेविटी अ मिस्ट्री कैट। अगला है, व्हाई डज द पोएट कॉल मैकेविटी अ क्रिमिनल। अगला है, व्हाट डज द स्पीकर, है ना, व्हाट डज द स्पीकर इन द पोएम फायर हिम सी इन द मॉर्निंग एट द घाट। अगला, व्हाई डिड द पोएट कॉल रेडनेस ऑफ फायर इज क्रूएल। चलिए अगला पॉइंट हमारा है, अगला क्वेश्चन रहा, व्हाई डिड द पोएट
कंसाइन हिज फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, कवि ने अपने पहले बच्चे को आग के हवाले क्यों किया था? याद रहे कवि केकेएन दारूवाला पारसी धर्म से बिलोंग करता है और पारसी धर्म में शरीर को जलाया नहीं जाता है, टावर ऑफ साइलेंस में ले जाया जाता है। तो आखिर कवि ने अपने पहले बच्चे को आग के हवाले क्यों कर दिया था? जी हां, आपने अगर कविता पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा कि कवि जो है अपने पहले बच्चे को आग के हवाले इसलिए किया क्योंकि उसका सबसे नजदीकी जो टावर ऑफ साइलेंस था वो हजारों मील दूर था। कवि हजारों मील दूर नहीं जाना चाहता था, इसलिए पास के ही शमशान घाट में अपने बच्चे को आग के हवाले कर दिया। आंसर इस प्रकार है, द पोएट केकेएन दारूवाला कंसाइन्ड हिज फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स बिकॉज हिज नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल्स अवे, द पोएट वाज अ पारसी। मतलब कवि केकेएन दारूवाला अपने पहले बच्चे को आग के हवाले कर दिया क्योंकि उसका नजदीकी टावर ऑफ साइलेंस जो है वो हजारों मील दूर था। अगला प्रश्न है, वेयर डिड द स्पीकर मीट द स्नेक? कवि जो है वो सांप से कहां मिला? याद रहे, द स्पीकर मीट द स्नेक नियर वाटर ट्रॉफ, कवि जो है सांप से पानी के बर्तन के पास मिला था। द स्नेक हैड कम टू वाटर, है ना, टू ड्रिंक वाटर, सॉरी, द स्नेक हैड कम टू द वाटर ट्रफ टू ड्रिंक वाटर, सांप जो है पानी के बर्तन के पास आया था पानी पीने के लिए। यह प्रश्न आपका स्नेक चैप्टर से था। देखा कि है ना, भीषण गर्मी थी, कवि को जोरों की प्यास लगी, पानी पीने के लिए वो घड़ा लिया और जैसे ही अपने नल के पास गया देखा वहां पर एक सांप आया हुआ है। तो यकीन मानिए कवि सांप से मिला कहां? तो वाटर ट्रफ के पास, और वो सांप वहां पर पानी पीने आया था। चलिए अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द पोएट्स रिएक्शन आफ्टर हिटिंग द स्नेक? सांप को चोट पहुंचाने के बाद कवि का क्या प्रतिक्रिया था? एक्चुअली कवि मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसके अंदर का जो ह्यूमन एजुकेशन था, उन्होंने कहा मार दो क्योंकि ये मानव जाति के लिए खतरनाक है। वो डंडा उठाया और जोर से दे तो मारा, लेकिन बाद में फिर उसको अफसोस हुआ। वो अपने आप से घृणा किया, अपने आप से नफरत किया और उसको लगा कि हमने जो किया ये गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, तो याद रहे, द पोएट डिस्पाइज्ड हिमसेल्फ, कवि खुद से नफरत किया। आफ्टर हिटिंग द स्नेक, सांप को चोट पहुंचाने के बाद, ही कॉल्ड दिस एक्ट वल्गर एंड मीन, उन्होंने इस काम को नीच और गिरा हुआ कार्य कहा। द स्नेक हैड कम, है ना, टू ड्रिंक वाटर बट ही ट्राइड टू किल द स्नेक, सांप वहां पर पानी पीने आया था, लेकिन कवि उसको क्या करने की कोशिश किया? मारने का कोशिश किया। ऐसा उसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो एक निर्दोष सांप था, वो शांतिपूर्वक आया था और पानी पी के जा रहा था। नहीं, अगला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग? सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग, तो याद रहे इंग्लैंड के इर्द गिर्द एक सिसिलियन नामक जगह है जहां पर वोल्केनो है, ज्वालामुखी है ना। उस ज्वालामुखी से जो एक तरह से राख निकलता है ना, आग का टुकड़ा ये बोल सकते हैं जो निकलता है, ज्वालामुखी का हल्का हल्का जो टुकड़ा सब निकलता है, दूर दूर तक जो फैलता है ना, तो यकीन मानिए उसी को एटना बोलते हैं। उसमें जितनी गर्मी होती है उस तरह की गर्मी एक तरह से का चर्चा हुआ है यहाँ पर कि भीषण गर्मी थी, इसलिए सांप जो है वो जमीन से बाहर आया पानी पीने के लिए, मुझे भी प्यास लगी। तो सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग, समझिएगा, सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग मींस एक्सट्रीम हीट लाइक द वोल्केनो एटना इन सिसिली। तो याद रहे सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग का मतलब होता है भीषण गर्मी, मानो जैसे सिसिली में जो वोल्केनो से निकला हुआ गर्मी होता है, ऐसी गर्मी एक तरह से। तो इसको भी आपको देख लेना है, ये सभी प्रश्न को आप देख लेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। एक क्लास में टोटल क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, Why and how did snake come out of its hole? सांप अपने बिल से क्यों और कैसे आया? तो लिखा हुआ है, It was a hot day, गर्मी का दिन था। कैसा दिन था? गर्मी का। The snake felt thirsty, सांप प्यासा महसूस किया। So it came its hole to drink water, इसलिए वो अपने बिल से निकला पानी पीने के लिए। It came there trailing its yellow brown slag and soft belly down, मतलब उसका जो पीला और भूरा कलर का है ना, एक तरह से बोल सकते हैं सॉफ्ट और लचीला टाइप का जो उसका बेली है, पेट, उसी को घसीटते हुए वो सांप आया था। सांप तो ऐसे चलता ही है, याद रहे। अगला प्रश्न है, हु वाज द सेकंड कमर, व्हाट डिड ही डू?
सेकंड कमर कौन था? पानी के बर्तन के पास सबसे पहले सांप आया, सांप फर्स्ट कमर। दूसरा नंबर में आया कवि, तो कवि सेकंड कमर हुआ। तो लिखा हुआ है द पोएट हिमसेल्फ वाज द सेकंड कमर, कवि खुद सेकंड कमर था। ही वेटेड, उन्होंने इंतजार किया, एंड लेट द स्नेक ड्रिंक वाटर फर्स्ट, और सांप को पहले पानी पीने दिया। तो सेकंड कमर कवि था और उन्होंने क्या किया? तो सांप को पहले पानी पीने दिया। अगला प्रश्न है व्हाट डिड द वॉइस ऑफ एजुकेशन टेल टू द पोएट? कवि के अंदर का शिक्षा ने कवि को क्या कहा? यही कहा कि ये जो सांप देख रहे हो ना, ये मानव जाति के लिए खतरनाक है, डंडा उठाओ दे मारो, डंडा उठाओ दे मारो, है ना। तो इसका देखिए आंसर है द वॉइस ऑफ एजुकेशन टोल्ड हिम टू किल द स्नेक, है ना। कवि का जो शिक्षा है, उन्होंने कहा कि इस सांप को मार दो, बिकॉज द स्नेक इज वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि सांप मानव जाति के लिए बड़ा खतरनाक होता है। He took a log, उन्होंने एक डंडा उठाया, and threw over the snake, और सांप के ऊपर क्या किया? फेंक दिया। The snake started to convulse with pain, और सांप जो है दर्द के मारे छटपटाने लगा। अगला है Where did कमला दास once receive love? आपने माई ग्रैंड मदर्स हाउस कविता पढ़ा होगा। कमला दास को कहां पर प्रेम मिला था? तो याद रखना है आपको, कमला दास once received love at her grandmother's house, है ना। कमला दास को प्रेम कहां मिला? तो अपने दादी माँ के घर मिला था। She used to live in her grandmother's house at her childhood. कमला दास बचपन में अपने दादी माँ के घर रहती थी, तो दादी माँ से उसको ढेर सारा प्रेम मिला। उसकी दादी माँ बड़ी केयरिंग थी। कमला दास की दादी माँ जो थी, कमला दास से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए कमला दास को लगता है कि उसके वर्तमान जीवन में उस तरह का प्यार उससे कोई भी नहीं कर पा रहा है, इसलिए कमला दास अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट नहीं है। हाँ, चलिए अगला प्रश्न है व्हाई वाज द स्पीकर इन माय ग्रैंडमदर्स हाउस प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस? मतलब कमला दास जो है वो अपने दादी माँ के घर में जो रही, तो वहां रहकर उसको उतना प्राउड फील क्यों हुआ? तो इसका आंसर इस प्रकार है द स्पीकर कमला दास वाज प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस because she spent her childhood there and she received lots of love from her grandmother. मतलब कमला दास को उस घर में रहकर बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ, क्योंकि वो अपना बचपन जो है दादी माँ के साथ मतलब वहां बिताई, और उसे दादी माँ से ढेर सारा प्रेम मिला। Her childhood was spent under the love and guidance of her grandmother. कमला दास का जो बचपन है वो दादी माँ के छत्रो छाया में एक तरह से क्या हुआ? बीता। तो इसलिए कमला दास को लगता है कि उसका बचपन या वो जो घर में बिताई बचपन जो अपने दादी माँ के घर में बिताई, वो बहुत ही ज्यादा प्राउड वाली बातें थी। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड द हाउस गो इनटू साइलेंस? घर खामोशी में क्यों बदल गया? जी हाँ, उस घर में केवल कमला दास और उसकी दादी माँ रहती थी। कमला दास की शादी हो गई तो घर से दूर चली गई। दादी माँ की अगर बात करें, दादी माँ मर चुकी है, घर का देख रेख करने वाला कोई बचा नहीं, इसलिए घर खामोशी में बदल गया। तो द स्पीकर कमला दास इज फार अवे फ्रॉम द हाउस, है ना, मतलब कवि कमला दास जो है उस घर से बहुत दूर है। हर ग्रैंड मदर हैज डाइड, उसकी दादी माँ मर चुकी है। नो वन इज रेस्ट टू केयर द हाउस, उस घर का देख रेख करने वाला कोई बचा नहीं। सो द हाउस वेंट इनटू साइलेंस, इसलिए घर खामोशी में बदल गया। हमारा अंतिम क्वेश्चन है इज द स्पीकर सेटिस्फाइड विथ हर प्रेजेंट लाइफ? इफ नॉट व्हाई? क्या कमला दास अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट है? अगर नहीं है तो क्यों है? अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि कमला दास अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसके बचपन में दादी माँ से उसे जितना प्रेम मिला उतना प्रेम उसे अब कहीं नहीं मिल रहा है। इसका आंसर है द स्पीकर कमला दास इज नॉट सेटिस्फाइड विथ हर प्रेजेंट लाइफ। कमला दास अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट नहीं है, बिकॉज शी रिसीव्ड इमेंस लव फ्रॉम हर ग्रैंडमदर, क्योंकि उसके दादी माँ से उसे बेइंतहा ढेर सारा प्रेम मिला था। एंड नो वन इज एबल टू टेक हर ग्रैंडमदर्स पोजीशन, और कोई भी दादी माँ का जगह लेने वाला नहीं है या योग्य नहीं है। उसके जीवन में ऐसा कोई नहीं है जो दादी माँ का जगह ले सके, उसी तरह का प्रेम उस पर लुटा सके, है ना। तो याद रहे, इस प्रकार पोएट्री सेक्शन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई आपका
क्वेश्चन आंसर है उसे मैंने कराया। इस वीडियो को, इस क्लास को शुरू से अंत तक देखकर एक एक क्वेश्चन को लिख लीजिए, याद कर लीजिए। आपका एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा पोएट्री सेक्शन से, यहीं से पूछा जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूं। चलिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।